हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। स्टडी पिलर पर आप सभी बच्चों का स्वागत है और आज का हमारा न्यू टॉपिक एंड न्यू सेशन है वायुदाब और वायुमंडलीय परिसंचरण पर करने वाले हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। क्योंकि थ्योरी क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, महासागरीय सतह पर जो महासागर की जो सतह होती है उस पर औसत वायुदाब कितना होता है? ऑप्शन ए 1110.25 या 1010.25 या फिर 1013.25 या फिर इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन में ना इसका राइट आंसर छाप दो। महासागरीय सतह पर एवरेज औसत वायुदाब कितने मिलीबार होता है? आपको 10 सेकंड का समय मिलता है, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तब तक मैं बता देता हूं मिलीबार ये क्या होता है। वायुदाब का मात्रक है ये। वायुदाब को मापा जाता है मिलीबार में। वायुदाब का मात्रक है ये मिलीबार। तो बताइए जल्दी से राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? महासागरीय सतह पर औसत वायुदाब है 1013.25 यानी ऑप्शन सी है जो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1013.25 मिलीबार ये है महासागरीय सतह पर एवरेज वायुदाब। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वायुदाब को किसके द्वारा मापा जाता है? जल्दी से बताइए, वायुदाब को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी आइसोबार के द्वारा, ऑप्शन सी बैरोमीटर के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। वायुदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुदाब को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर यानी ऑप्शन सी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बैरोमीटर मापता है वायुदाब को, एयर प्रेशर को। और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाइग्रोमीटर क्या होता है? ये आर्द्रता को मापता है, आर्द्रता मापी। आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर, ये भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समदाब रेखाएं, जो समदाब रेखाओं के पास बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे आपको वायु भी मिल सकता है क्योंकि पवन और वायु ये एक ही शब्द है। ये वायु के पर्यायवाची होते हैं पवन। तो बताओ जल्दी से राइट आंसर। समदाब रेखाओं के पास बहने वाली वायु को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए तूफान, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी भूविक्षेपी पवन, ऑप्शन डी आपका कोई भी राइट आंसर नहीं है इनमें से। तो जल्दी से इसका छाप दीजिए आंसर। समदाब रेखाएं क्या होती है पहले ये बताइए। चलो ये मैं बता देता हूं, तब तक आप आंसर सोच लीजिए। समदाब रेखाएं क्या होती हैं? इनको इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। ठीक है, क्या होती है ये होती है देखो, समुद्र तल से एक समान दाब वाले, जो एक समान दाब वाले स्थान है उनको मिलाने वाली रेखा कहलाती है समदाब रेखा। यानी देखो यहाँ पे लिख देता हूं, एक समान, एक समान जहां पर वायुदाब होता है, एक समान वायुदाब वाले जो स्थान होते हैं ना, स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है समदाब रेखा। तो इसका राइट आंसर सोच लिया आपने? कौन सी पवन है जो समदाब रेखाओं के पास बहती है? भूविक्षेपी पवन, यानी ऑप्शन सी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भूविक्षेपी पवन बहती हैं समदाब रेखाओं के पास में।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोरियोलिस बल का पता कौन से वर्ष में लगाया गया था? जो कोरियोलिस बल है इसका पता कौन से वर्ष में लगाया गया था? ऑप्शन ए 1922 में, 1822 में, 1844 में या फिर 1944 में। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कोरियोलिस बल का पता कौन से वर्ष में लगाया गया था? होता क्या ये कोरियोलिस बल? देखो, जो पवन होती है ना यानी वायु, ये समदाब रेखाओं के आर पार उच्च दाब से निम्न दाब की ओर नहीं चलती। ठीक है। ये कहां पे नहीं चलती? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर नहीं चलती। ये पृथ्वी के गुणन के कारण विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये पवन है, ये क्या होती हैं? पृथ्वी के जो गुणन के कारण विक्षेपित हो जाती हैं। और पवन का विक्षेपण ही क्या कहलाता है? कोरियोलिस बल कहलाता है। ठीक है। पृथ्वी के गुणन, पृथ्वी के गुणन के कारण वायु क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। और पवन के इस विक्षेपण को, पवन के इस विक्षेपण को क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक है। तो ये है आपका कोरियोलिस बल। इसका पता लगाया था 1844 में, यानी ऑप्शन सी है जो, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मानसूनी, मानसून कौन सी हवा का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो जल्दी से बताइए, जो मानसूनी है ये कौन सी हवा का एग्जाम्पल है? सामयिक हवा का, स्थानीय हवा का, सथल पवने का या फिर में से किसी का भी नहीं? मानसून, मानसून हवा ये कौन सी हवा का एग्जाम्पल है? ये है आपका सामयिक हवा का, सामयिक हवा का एग्जाम्पल है ये, उदाहरण है ये। क्या होती है ये सामयिक हवा? यानी ऑप्शन ए है ये आपका राइट आंसर है। सामयिक हवा का एग्जाम्पल है मानसून। इसका मतलब क्या होता है? देखो, सामयिक हवा होती है सीजनल वाइंड, सीजनल वाइंड्स, जो ऋतु यानी ऋतु के अकॉर्डिंग, जो ऋतुएं होती है हमारी उनके अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, चेंज करती है, वो हवाएं कहलाती है मानसूनी, यानी सामयिक पवनें कहलाती है वो। जो हवाएं ऋतु के अकॉर्डिंग, जो हमारी ऋतुएं होती हैं इनके अकॉर्डिंग क्या करती हैं? अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, वही कहलाती हैं सामयिक पवनें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अनंत, देखो अंत जो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण अक्षेत्र ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचो। जो उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण अक्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए विषुवत के निकट, ऑप्शन बी कर्क रेखा के निकट, ऑप्शन सी मकर रेखा के निकट, ऑप्शन डी आकर्षिक रेखा के निकट। तो जल्दी से बताइए, जो अंत है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं विषुवत रेखा के पास, यानी ऑप्शन ए है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये पाए जाते हैं विषुवत रेखा के पास 5 डिग्री, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण का जो वृत्ताकार क्षेत्र होता है वहां पर पाए जाते हैं ये। जो अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ये पाए जाते हैं विषुवत वृत्त के पास में, पाए जाते हैं 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पवन की गति को प्रभावित करने वाला बल कौन सा है? जो वायु की गति को प्रभावित करता है वो बल कौन सा है? घर्षण बल, कोरियोलिस बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल या फिर तीनों? तो जल्दी से बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं।
पवन की गति को प्रभावित करने वाला बल कौन सा होता है? पवन को प्रभावित करने वाला बल, घर्षण बल भी पवन को प्रभावित करता है, कोरियोलिस बल भी प्रभावित करता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी प्रभावित करता है। यानी ऑप्शन डी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये तीनों बल पवन की वायु की गति को इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, घर्षण बल का प्रभाव कितनी ऊंचाई तक देखने को मिलता है हमें? जो घर्षण बल होता है ना, इसका प्रभाव कितनी ऊंचाई तक देखने को मिलता है हमें? ऑप्शन ए 4 से 6 किलोमीटर, 5 से 7 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर या फिर 1 से 3 किलोमीटर। तो जल्दी से सोचिए और इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। बताओ जल्दी से। सोच लिया? घर्षण बल का प्रभाव कितनी ऊंचाई तक देखने को मिलता है? 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलता है। यानी ऑप्शन डी है ये आपका राइट आंसर है। 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलता है, ऊंचाई तक देखने को मिलता है घर्षण बल, घर्षण बल का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किससे है? जो दक्षिणी दोलन है इसका संबंध किससे है? दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है हिंद महासागर से, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर से, ऑप्शन सी दक्षिणी महासागर से, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर से। तो सोचिए और जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दक्षिणी दोलन, दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किससे है? दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध है प्रशांत महासागर से। यानी ऑप्शन बी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रशांत महासागर से देखने को मिलता है दक्षिणी दोलन का, दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध क्या होता है। देखो, जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का गर्म या फिर ठंडा होना, ये वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के, जो परिसंचरण होता है उसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण देखो, ठीक है। जो दक्षिणी दोलन है ना, इसका राइट आंसर डायरेक्ट देखो आप, जो दक्षिणी दोलन है इसकी घटना का संबंध है, ये डायरेक्ट ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है प्रशांत महासागर से, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये इसकी डिटेल में क्या था, जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का गर्म होना या फिर ठंडा होना, ये वायुमंडल की जो सामान्य परिसंचरण है, ठीक है, उसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं, ये दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर बहकर पेरू की जो ठंडी धाराएं हैं उनका स्थान ले लेती हैं। ये चीजें, ये सारी चीजें ना आपको जो थ्योरी क्लास है वहां पर मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। तो चलें फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर। वायुदाब सबसे कम कहाँ होता है? वायुदाब सबसे कम कौन सी ऋतु में होता है? शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या फिर ग्रीष्म ऋतु में? तो वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में, यानी ऑप्शन डी है ये आपका राइट आंसर है। वे पवनें जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं वो क्या कहलाती हैं? वे पवनें जो वर्ष भर निश्चित डायरेक्शन में, दिशा में चलती हैं, क्या कहलाती हैं? अनिश्चित पवनें, मौसमी पवनें, प्रचलित पवनें या फिर स्थानीय पवनें? बताइए। वो कहलाती हैं जो एक निश्चित डायरेक्शन में चलती हैं साल भर, वो कहलाती हैं प्रचलित पवनें। यानी ऑप्शन सी है ये आपका राइट आंसर है। क्षैतिज रूप में चलने वाली जो वायु होती है ना उसको पवन कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है पवन किसे कहते हैं? पवन किसे कहते हैं? जो क्षैतिज रूप में चलने वाली वायु, क्षैतिज रूप में चलने वाली वायु कहलाती है पवन। क्षैतिज, क्षैतिज कौन सी होती है? ऐसी, ठीक है। ये होता है क्षैतिज और ये होता है आपका ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये आपको यानी रो की तरह और ये कॉलम की तरह,
डोलड्रम, डोलड्रम पेटी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है डोलड्रम पेटी? जल्दी से बताइए, डोलड्रम पेटी कहाँ पे पाई जाती है? डोलड्रम पेटी पाई जाती है भूमध्य रेखा के पास में, या फिर कर्क रेखा के पास में, या मकर रेखा के पास में, या फिर आकर्षिक के निकट। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, या फिर मकर रेखा के निकट में? तो जल्दी से बताइए। जो डोलड्रम का क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा के, जो भूमध्य रेखा है उसके दोनों ओर 10 डिग्री तक होता है। कहाँ पाई जाती है डोलड्रम पे? ये भूमध्य रेखा है जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर तक 10 डिग्री तक पाई जाती हैं, 10 डिग्री तक पाई जाती हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा, यानी ऑप्शन ए है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो डोलड्रम है, यह जो डोलड्रम का क्षेत्र है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री तक होता है। इस क्षेत्र में जो अक्षांशों तक निम्न वायु दाब की पेटी होती है ना, यहाँ पवनें शांत होती हैं, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? शांत पेटी भी कहा जाता है। इसको शांत पेटी भी कहा जाता है और डोलड्रम भी कहा जाता है, दोनों नाम है इसके। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस क्लास। थ्योरी क्लास हम ऐप पर कर चुके हैं और ये थी आज की हमारी प्रैक्टिस क्लास इस टॉपिक पर। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहले थ्योरी क्लास की जाती है उस चैप्टर की, और उसके बाद उस पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि एग्जाम में हमें डील ही एमसीक्यू में करना है। तो चलो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। एक न्यू सेशन के साथ मिलेंगे कल।